Assalamu alaikum. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Dear viewers, today we are going through the salient features of 15th century literature and what important events happened then. Now let's start. First, for the whole of Europe, it was a period of unrest. Unrest कहते हैं chaos को या confusion को, कि ये जो है ऐसा दौर था जहाँ हर तरफ इंतशार की कैफियत मौजूद थी. तो पहले हम आते हैं जेम्स वन की तरफ. He was king of Scotland. He was captured in 1406 by the English and detained for 18 years. कि अंग्रेज़ों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया. He was sent to prison. Returning to Scotland in 1424, 1424 में वो रिहा होकर स्कॉटलैंड वापस आ गया. He ascended the throne of Scotland. Ascend कहते हैं to come to power. कि उसने स्कॉटलैंड की हुकूमत संभाल ली and once again began to avenge himself on the nobles who have kept him in retention. Nobles कहते हैं जेंट्री को, रऊसा को या उमरा को, कि उसने तबकाए उमरा से इंतकाम लेना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे जेल में डाला था या जो उसकी हुकूमत को नाकाम करने के दरपे थे. In 1437 he was murdered by a band of conspirators. Band कहते हैं ग्रुप को और conspirators कहते हैं स्कीमर्स को या प्लॉटर्स को, कि एक साजिशी टोले ने उसके हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया और उसे कत्ल कर डाला. आगे मार्टिन लूथर किंग, ये हीरो था रिफॉर्मेशन का यूरोप में. ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखता था. प्रोफेसर था थियोलॉजी का. थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रिलीजन को. कंपोज़र भी था, प्रीस्ट भी था, मॉन्क भी था और इसे सेमिनल फिगर समझा जाता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट में, कि इसने चर्च की इस्लाह की थी, कि इसने कैथोलिक चर्च के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी. ये 1483 में पैदा हुआ था और 1546 में इसका इंतकाल हो गया था. कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आपको पता है कि इस्तांबुल का पुराना नाम है और कॉन्स्टेंटिनोपल से पहले इसे बाइजेंशियम कहा जाता था. The seat of Greek and Latin learning fell under the attack of the Turks in 1453 कि 1453 में तुर्कों ने हमला किया कॉन्स्टेंटिनोपल पे और इसे फतह कर लिया. The Greek Latin scholars fled the city carrying the learning of Greece and Rome with them. कि इस शहर से फिर उलमा भाग निकले और अपना इल्म भी जो है वो लेकर यूरोप के बाकी इलाकों में फैल गए. The event led to the revival of learning in Europe, which established a new era in Europe. इरा कहते हैं पीरियड को, कि कुस्तुनतुनिया की फतह से जो है यूरोप में इल्म का आया हुआ और एक नए दौर का आगाज़ हुआ. कॉन्स्टेंटिनोपल was the capital of Byzantine Empire, कि ये बाज़ंतीनी जो है सल्तनत का दारुल खिलाफा था. बाइजेंटीनियन एम्पायर कौन सी थी, कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहलाती थी और ये कॉन्टिन्यूएशन थी रोमन एम्पायर की इन द लेट एंटीक्विटी, के पुराने वक्त में एंड इन द मिडल एजेस. 100 years war of France and Britain took place between 1338 to 1453, कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जो है 100 साल जंग लड़ी गई 1338 से लेकर 1453 तक. उसके बाद हम आते हैं वार ऑफ रोजेस की तरफ, कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस पीरियड का. देयर वाज द डिस्ट्रिक्टिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विच कल्मिनेट टू रिजल्ट इन द 30-year स्ट्रगल फॉर पावर फॉर 1455 to 1485, कि ये भी एक सियासी जो है झगड़ा था जिसकी वजह से जो है 30 साल तक जंग होती रही. द कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर, कि ये दो इन ख़ानदानों के दरमियान झगड़ा था. दिस स्ट्रगल इज़ कॉल्ड द वॉर ऑफ रोजेस बिकॉज द बैज ऑफ लैंकास्टर वाज रेड रोज एंड द बैज ऑफ यॉर्क वाज वाइट रोज, कि उसमें जो है वॉर ऑफ रोजेस इसे इसीलिए कहा जाता है कि लैंकास्टर का बैज सुर्ख गुलाब था और यॉर्क का बैज जो है वह सफ़ेद गुलाब. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिविल वॉर, और ये खाना जंगी थी इसलिए इसे सिविल वॉर भी कहा जाता. In this war, many of the great models were killed and the old career of feudalism came to an end. कि इससे बहुत सारी तब्दीलियाँ आई माशरे में और जो है फ्यूडलिज्म कहते हैं ये जागीरदारी का जो निज़ाम है ये ख़त्म हो गया.
In conclusion, it gave England the Tudor dynasty from Henry VII in 1485 to Queen Elizabeth 1603. कि इससे टूडर जो है सल्तनत की बुनियाद पड़ी जो 1485 से लेके 1603 तक जारी रही। इसकी बुनियाद रखने वाला कौन था? वही हेनरी सेवन्थ या उसे हेनरी टूडर भी कहते हैं, जिसने रिचर्ड थर्ड को जो है वॉर ऑफ द रोजेस के फाइनल स्टेजेस में शिकस्त दी थी और हुकूमत संभाल ली थी। अब हम आते हैं एक और अहम इवेंट की तरफ। ये थी द जैक केट्स रेबेलियन। रेबेलियन कहते हैं वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ पावर को, कि आप जो है अलम बगावत बुलंद करते हैं, एजिटेट करते हैं, अपनी वॉइसेस रेज करते हैं, इसे हम बगावत करना कहते हैं। कि जैक केट्स एन आयरिशमैन स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्मॉल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1450 कि 1450 में उसने जो है आवाज़ बुलंद की कि हुकूमत जो है वो सही काम नहीं कर रही। He led an insurrection of 15,000 men against London कि उसने जो है 15,000 लोग इकट्ठे किए और हुकूमत के साथ जंग कर डाली। The insurrection was surpassed by an armed forces and he was slain, he was killed। कि हुकूमत ने जो है फ़ौज की मदद से इस बगावत को दबा डाला और उसे कत्ल कर दिया गया। He is like Wat Tyler, the leader of the Peasants' Revolt in 1381 कि जैसे किसानों ने अलम बगावत बुलंद किया था 1381 में वाट टाइलर की क़यादत में, ऐसा ही जैक केट ने किया था। अब ये पीजेंट रिवॉल्ट क्या थी? कि ये फर्स्ट ग्रेट पॉपुलर रिबेलियन थी इंग्लिश हिस्ट्री की, और इसमें अनपॉपुलर पोल टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया था आवाम पे, और इसलिए आवाम जो है हुकूमत की ज़ालिमाना मुआशी पॉलिसी के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई थी। Every Man is a morality play by an anonymous writer appeared in 1510। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें मोरालिटी प्लेस भी कहा जाता था और इन्हें इंटरलूड्स भी कहा जाता था। कि ये पहला मोरालिटी प्ले था और जो है इसके राइटर का हमें नहीं पता, तो इसका पूरा नाम है द समनिंग ऑफ एवरी मैन। तो आपको भी पता है कि जितनी भी मोरालिटीज़ लिखी गई इनमें सब में एलिगोरिकल कैरेक्टर्स होते थे, और इनका काम क्या होता था? टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ क्रिश्चियन सॉल्वेशन एंड व्हाट मैन मस्ट डू टू अटेन इट। कि सॉल्वेशन है क्या और इसे अचीव कैसे किया जा सकता है। सॉल्वेशन एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हमें निजात मिलनी है या किस तरह से हमारी बख्शिश होनी है। तो अगर आपने जो है जॉन बनियन का मशहूर नावल द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ा हो या उसके मतलब सुन रखा हो, तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है। उसके बाद हम आते हैं प्रिंटिंग की तरफ कि ये इस दौर का बहुत अहम वाक़या था कि विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग इन लंदन इन 1476। कि विलियम कैक्सटन जो है उसने 1476 में लंदन में पहला प्रिंटिंग प्रेस कायम किया। He translated, printed and published a large number of books in London dialect। कि उसने वो जो मकामी लबो लहजा था या जो मकामी ज़बान थी उसमें बहुत सारी किताबें जो हैं वो पब्लिश की। अब हम आते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। एट दिस टाइम इंग्लैंड हैड टू बियर फॉरेन एंड सिविल वार्स एज वेल। कि बैरूनी महाज पे भी इंग्लैंड लड़ रहा था और मुल्क के अंदर भी खाना जंगी की कैफियत जो है वो मौजूद थी। Henry V, who succeeded Henry IV, gained success against France at the Battle of Agincourt। कि एजिनकोट की लड़ाई में उसने जो है फ्रांस के ख़िलाफ़ फतह हासिल की। ये 1415 में लड़ी गई थी और ये 100 ईयर्स वार की डिसाइसिव बैटल थी, जिसमें जो है अंग्रेज़ों ने जो है फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ फतह हासिल की। अगरचे जो है फ्रांसीसियों की तादाद जो है इनसे बहुत ज़्यादा थी, मगर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी या सुपीरियरिटी के बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। But he died soon at the age of 35, leaving behind a 9-month-old baby as Henry VI, who was declared the King of England and France। कि वो जवानी में ही मर गया, सिर्फ 9 माह का एक बच्चा उसका सक्सेसर था और उसे जो है फ्रांस और इंग्लैंड का बादशाह बना दिया गया। Duke of Bedford became the regent in France and Duke of Gloucester in England, as Henry VI was a baby and not able to rule। तो इंग्लैंड में जो है ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर ने हुकूमत संभाल ली और फ्रांस में जो है ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड ने, क्योंकि ये तो शीरखार बच्चा था, जाहिर है ये हुकूमत संभाल नहीं सकता था। Bedford had to encounter the rising nationalism in France headed by French peasant girl Joan of Arc, who succeeded a triumph for French army।
कि उसे जो है फ्रांस में बढ़ती हुई नेशनलिज्म का जो है वो सामना करना पड़ा, और इसकी क़यादत जो है वो जॉन ऑफ आर्क कर रही थी। उसे मेड ऑफ ऑर्लीन्स भी कहते हैं, कि इसे फ्रांस की हीरोइन समझा जाता, क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने फिर अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी, और इसे कैनोनाइज किया जाता है एज अ कैथोलिक सेंट, कि ये भी एक मार्टर है या सेंट है। द इंग्लिश आर्मी हाउएवर कैप्चर्ड हर एंड बर्न्ड हर एज अ विच एट रोवन, कि अंग्रेज़ों ने फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे रोवन के मकाम पर ज़िंदा जला दिया गया, जैसे उस ज़माने में विचेस को जलाया जाता था। द इंग्लिश रूल केम टू एन एंड इन 1436 एंड फ्रेंच किंग टुक रेन्स टू देयर कंट्री, कि 1436 में फ़्रांस पे अंग्रेज़ों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और उन्होंने हुकूमत ख़ुद संभाल ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैरन पीरियड बाय W.H. ऑर्डन, कि W.H. ऑर्डन जो मशहूर मॉडर्न पोइट है, उसने कहा कि ये एक बैरन पीरियड था। बैरन कहते हैं कि मतलब जिसमें अदब के हवाले से कोई ख़ास जो है सरगर्मी नहीं देखी गई थी। बैलेड वॉज द मोस्ट फेमिलियर राइटिंग जॉनरा इन 15th सेंचुरी, कि 15th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा बैलेड्स लिखे जा रहे थे। बैलेड क्या होता है? पोइम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज, के एक ऐसी नज़्म जिसमें छोटे छोटे स्टेंजाज में कोई कहानी बयान की जाती है, उसे बैलेड कहते हैं। और ये इसे फोकलोर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोइट्री की ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा था, और आमतौर पे किसी सेंटिमेंटल या रोमांटिक सॉन्ग को भी हम बैलेड कह सकते हैं। तो इस तरह की बैलेड्स ही लिखी जा रही थी। जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड टेल्स इन हिज किंग क्वेर his love for the lady Jane Beauport, the Duke of Somerset daughter, कि जो जेम्स वन था स्कॉटलैंड का, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किंग स्क्वेयर। इसका मतलब ही द किंग्स बुक, की एक पोइम थी जो उसने लिखी थी, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बयान करता है और उस एज के बारे में। आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 रेनेसां इन इंग्लैंड स्टार्टेड, कि याद रखिए कि रेनेसां का आगाज़ कब हुआ? 1453 में, जब कुस्तुनतुनिया को तुर्कों ने फतह कर लिया। तुर्की से विक्ट्री समझते हैं और यूरोपियन इसे फॉल लिखते हैं, जैसे हम कहते हैं फॉल ऑफ ढाका, वैसे ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड पोइट्री, ड्रामा एंड सोनेट वर द इम्पोर्टेंट जॉनरास, कि रेनेसां के दौरान पोइट्री, ड्रामा और सोनेट जो हैं वो सबसे अहम जो है अदब की असनाफ थी। रेनेसां का मतलब बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, रिवाइवल ऑफ लर्निंग को कहता है, आयालूम को। ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन आर द टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ 15th सेंचुरी, कि ह्यूमनिज्म और रिफॉर्मेशन ये सबसे अहम जो है मूवमेंट्स थी। रिफॉर्मेशन में आपको बता चुका हूँ कि ये चर्च को रिफॉर्म करने की कोशिश थी, और इसका आगाज़ जर्मनी के मार्टिन लूथर ने किया था, कि चर्च के अंदर जो मॉल प्रैक्टिसेस थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। उन मॉल प्रैक्टिसेस का जिक्र आप चासर में पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमनिज्म क्या है कि ये भी एक रेनेसां कल्चरल मूवमेंट थी, which turned away from medieval scholasticism and revived interest in ancient Greek and Roman thoughts, कि उन्होंने जो है डॉगमेटिज़म जो medieval एजेस का खासा था उसका ख़ात्मा किया, और जो है यूनानी और रोमी जो है फ़लसफ़े का मुतालिया करना शुरू कर दिया। The Castle of Perseverance is the earliest morality play written in 15th century, कि कॉसल ऑफ परसेवरेंस ये भी शुरू में लिखे जाने वाला जो है एक मोरालिटी ड्रामा था, कि ये एक एक्सटेंट प्ले है, कि आज भी ये मौजूद है, और ये भी एलिगोरिकल कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल था, और वर्नैकुलर में लिखा गया था। वर्नैकुलर कहते हैं लैंग्वेज ऑफ द कॉमन, और इसमें जो इसका हीरो है जिसका नाम है मैनकाइंड, उसको दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो गुड और ईवल के दरमियान जो है वो फंसा हुआ है, और किस तरह से अपनी सॉल्वेशन जो है दरियाफ्त करने की कोशिश करता है। आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। डियर व्यूअर्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that I may keep on sharing many more videos to help you for your preparation of English lecturer. Allah Hafiz.